स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजू मंत्रा में। हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के भौतिक विभाग के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे। अब जो हमने पढ़ा उससे आगे चलते हैं और आज हम देखते हैं थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो पहले हम पॉइंट डालेंगे। थार मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। तो देखिए, अगर विशेषताओं को देखें तो देखिए, पहली विशेषता हम देखते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है ये विश्व के जितने भी मरुस्थल जो हैं उनमें 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि 16 मरुस्थल विश्व में थार मरुस्थल से बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए, एक पॉइंट तो ये होता है, यह है विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ है कि जो जनसंख्या यहाँ पे रहती है, तो जनसंख्या यहाँ पे रहती है उस हिसाब से विश्व के सभी जो मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में ये थार मरुस्थल जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रखने वाला मरुस्थल है। यानी कि विश्व के सभी मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थार मरुस्थल का है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थार मरुस्थल में। इसके अलावा सबसे बड़ी जो विशेषता है इसकी, एक ये है सबसे बड़ी विशेषता कि जैव विविधता इस मरुस्थल में सबसे अधिक है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता थार मरुस्थल में पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता होता है जैसे कि कोई एक क्षेत्र है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पाया जाना। तो इसमें जैव विविधता में हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार या फिर प्रजातियों का उपस्थित होना या फिर अस्तित्व में होना या फिर विभिन्न प्रकार या प्रजातियों के जीवों का पाया जाना। जैसे कि जैसे कि ये कोई क्षेत्र है और एक ये कोई क्षेत्र है। अब देखिए, इसमें पाई जाती हैं जैसे कि 60 प्रकार की प्रजातियां, 60 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और ये है इसमें पाए जाते हैं 80 प्रकार के। तो जैव विविधता की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है, ये जैव विविधता इसमें अधिक है, इसमें जैव विविधता कम है। लेकिन हो सकता है जैसे यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इसमें मान लीजिए 10,000 जीव रहते हों और इसमें रहते हों 8,000 ही, लेकिन इसमें प्रकार जो है ना वो ज़्यादा हैं, इसमें प्रकार कम हैं, प्रजातियाँ। जैसे घोड़े, गाय, भैंस, जंगली सूअर हुए, गीदड़ हुए, शेर, चीता जो भी हैं, फिर पक्षी जो हैं, पक्षियों की प्रजातियां भी आ जाएंगी। तो इसमें ये जो सभी प्रकार के जीव हैं ये कम हैं, इसमें और भी ज़्यादा हैं। तो जैव विविधता इसकी ज़्यादा हुई। तो जैव विविधता होती है ये। ठीक है। इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको हमें याद रखना है।
जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है थार मरुस्थल में पूरे विश्व में। अब देखिए इसका जो विस्तार है, थार मरुस्थल का जो विस्तार है, तो इसके पूर्वी सीमा निर्धारित कर रही है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला के अलावा जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, वह भी थार मरुस्थल की जो राजस्थान में स्थिति है उसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। तो आप ये पॉइंट बना के लिख लीजिए, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निर्धारित करती है। ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह अरावली के समानांतर चलती है, अरावली के सहारे सहारे चलती है। और ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, यह राजस्थान को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। एक चीज़ और, जैसे प्रश्न जो आएगा एग्ज़ाम में, ये भी आ सकता है सेंटीमीटर की जगह वहाँ पर मिलीमीटर दे दें। तो देखो, मिलीमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे 500 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आ जाए, या फिर यहाँ पे 500 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा नहीं आकर 5000 मिलीमीटर समवर्षा रेखा आ जाए। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, 5000 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर दोनों बराबर हैं। जिसमें एक अगला पॉइंट इसका लिख लीजिए, एक तो इसमें लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा अरावली के समानांतर या फिर सहारे सहारे चलती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। एक इसमें लिख लीजिए 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पूर्वी सीमा राजस्थान के जो थार मरुस्थल है, राजस्थान मरुस्थल की पूर्वी सीमा देखी जाए तो पूर्वी सीमा का प्रश्न आएगा, तो उसमें अरावली पर्वत श्रृंखला भी आ सकती है, पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो भी राजस्थान के थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं, इसमें हम और कुछ पॉइंट देखते हैं थार मरुस्थल से संबंधित। तो देखिए विश्व की स्थिति यदि देखी जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आता है सहारा, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप हुआ। इसके पास में यहाँ से अपना शुरू होता है लगभग ये अपना भारत आया। ठीक है, ये तो हो गया अपना भारत। अब इसमें स्थिति देखी जाए यदि मरुस्थल की, तो राजस्थान यहाँ पे ये लगभग हुआ थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल।
और सहारा मरुस्थल की देखी जाए स्थिति तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल तो देखिए जो पश्चिमी दिशा से चलने वाली जो हवाएं थीं उन हवाओं के साथ में थार मरुस्थल की इसकी सहारा मरुस्थल की मिट्टी उड़ती हुई आगे विस्तार हुआ। इसका आगे विस्तार होते हुए यहाँ पर इसका जमाव हुआ। अब यहाँ पे चूंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला आने के बाद इसका विस्तार आगे नहीं हुआ और यहाँ पे जमाव होता चला गया। तो एक तो थार मरुस्थल के विस्तार में अवरोध अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अवरोध है अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो ये जो इसका विस्तार इस साइड में हुआ, आप देखेंगे गर्मियों के दिनों में जो भी आंधी आती है या फिर लू चलती हैं, अधिकतर क्या आंधी तो लगभग सभी आंधियाँ पश्चिम दिशा से आती हैं, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो ये जो पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं हैं इनसे विस्तार इसका सहारा मरुस्थल की मिट्टी उड़कर उसका जमाव यहाँ थार मरुस्थल में हुआ और यहाँ पर थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब ये जो इसकी अवधि देखी जाए कि किस अवधि में हुआ तो पेलियो आर्कटिक काल जो था, पेलियो आर्कटिक काल में पश्चिमी पवनों से मिट्टी का जमाव थार मरुस्थल में हुआ तथा इसी प्रकार थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल। जो थार मरुस्थल है पूरा कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितना कितना प्रतिशत किस देश में है। तो देखिए थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल भारत में तो है ही, भारत के अलावा इसका कुछ हिस्सा थार मरुस्थल का पाकिस्तान में भी है। और भारत के अंदर अगर स्थिति देखी जाए तो भारत के अंदर राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ वो इसी का हिस्सा है। तो देखिए इसमें हम देखिए थार मरुस्थल भारत के अलावा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, लेकिन अधिकांश हिस्सा भारत में है। अब देखिए भारत में अधिकांश हिस्सा है तो इसमें कितना कितना कैसे है। तो देखिए जो पूरा थार का जो पूरा मरुस्थल है, पूरा क्षेत्रफल थार मरुस्थल की देखा जाए तो देखिए इसमें भारत में है 85% और पाक में है 15%। अब ये जो 85% है, आगे देखिए अगले पेज पर बताता हूँ। भारत में है 85% और पाक में है, पाकिस्तान में है इसका 15% हिस्सा। तो 85% हो गया भारत में। 85% का अगर डिवाइडेशन किया जाए तो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है। राजस्थान में है इसका जो 85% जो है, इसमें से 58% राजस्थान में, ठीक है। इसमें से फिर दूसरे नंबर पर आता है गुजरात में, इसमें है 13%, ठीक है सब। तीसरा आता है पंजाब में थार मरुस्थल जो है ये जो 85% है इसका 8% आता है पंजाब में। और अगर हरियाणा की बात करें हम तो हरियाणा में आता है इसका लगभग 6% हिस्सा। तो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। अब राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिस्सा है
जैसलमेर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया क्षेत्र। जैसे थार मरुस्थल का 100% जो थार मरुस्थल है, पूरा जो थार मरुस्थल है उसका 85% भारत में पड़ता है, 15% पड़ता है पाकिस्तान में। तो अधिकतर हिस्सा हो गया भारत में। और भारत में भी हिस्सा देखें तो 58% राजस्थान में पड़ता है, उससे कम 13% गुजरात, फिर पंजाब में 8% और हरियाणा में 6%। अब इससे आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसमें जो मरुस्थल है राजस्थान में, जो मरुस्थल है पश्चिमी मरुस्थल, इसमें 3 प्रकार होते हैं इसके। 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिए मैं बताता हूँ। मरुस्थल के प्रकार, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदेश यही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो भी पॉइंट बनेंगे सबसे ज़्यादा इसी में से बनते हैं। फिर जो अरावली पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से कम बनते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक पॉइंट इसी में से बनते हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रकार आते हैं 3 प्रकार। एक पहला तो होता है इर्ग, दूसरा होता है इसमें हमादा, और तीसरा है इसमें रैग। अब ये कौन कौन से होते हैं तो देखिए पहले हम देखेंगे इसमें 1 नंबर देखते हैं हम इर्ग। तो देखिए इर्ग जो मरुस्थल का प्रकार है इसमें क्या होता है कि इसमें रेतीला जो हिस्सा है, मतलब जिस इस इर्ग जो कहलाता है इसमें पथरीली कोई भी चीज़ नहीं होती, ना चट्टानें हैं ना पहाड़ियाँ, इसमें टोटल रेत ही रेत से संबंधित है। इसमें पूरे इलाके में रेत पाया जाता है। तो इसमें से आप देखेंगे हम रेतीला है। दूसरा इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इर्ग जो है इसमें ये रेतीला होता है, इसमें ही बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसको महान मरुस्थल भी कहा जाता है, महान मरुस्थल, इसे महान मरुस्थल भी कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसकी स्थिति कहाँ है, थार मरुस्थल का जो एरिया है तो उसमें ये कहाँ पे पाया जाता है तो देखिए ये पाया जाता है सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है राजस्थान की, उस क्षेत्र में यह पाया जाता है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाया जाता है या स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया इर्ग। अब दूसरा प्रकार है इसका हमादा। हमादा क्या होता है, हमादा मरुस्थल का वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चट्टानें पाई जाती हैं और ये क्षेत्र पथरीला है। तो इसमें देखिए पॉइंट, ये चट्टानी है, ये चट्टानी क्षेत्र है और यह पथरीला है या फिर पथरीला है। ठीक है, अब इसमें अगर क्षेत्र इसका देखा जाए तो जो सीमावर्ती जो महान मरुस्थल है, ये जो इर्ग वाला हिस्सा है, इसके साइड में अगर देखा जाएगा, जैसे कि इसमें स्थिति अगर देखें हम तो फलौदी, पोखरण, मोहनगढ़, और इसमें देखें तो बालोतरा आ जाएगा, और देखा जाए तो कुलधरा आ जाएगा, कुलधरा। तो इन क्षेत्रों में ये हमादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, चट्टानें हैं और पथरीला है। तीसरा होता है रैग, ये मिश्रित होता है, पथरीला और रेतीला। इसमें कुछ क्षेत्र में पथरीला पाया जाता है और कुछ क्षेत्र में ये रेतीला पाया जाता है। इसमें अगर इसकी स्थिति देखें तो मोहनगढ़ और पोखरण, ये जो भी स्थान है, फलौदी, पोखरण, मोहनगढ़, इनसे लगा हुआ जो तीसरा हिस्सा है उस साइड में ये रैग पाया जाता है। तो इसमें स्थिति अगर देखी जाए तो ये सेम हो जाएगी, लेकिन इसमें जैसे
पहले हो गया महान मरुस्थल, उसके बाद में हो गया हमादा और उसके बगल में हो गया रैग। तो ये इन क्षेत्रों में रैग और हमादा दोनों तरह का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। तो इसमें स्थिति देखते हैं, मरुस्थल की स्थिति। तो स्थिति में दो प्रकार की स्थिति आती है। पहली तो स्थिति आती है महान मरुस्थल की और दूसरी आती है स्थिति लघु मरुस्थल की। तो लघु और महान कैसे कैसे हैं देखिए। अब हम देखेंगे इसमें मरुस्थल की स्थिति काय के आधार पर, स्थिति देखते हैं। स्थिति के आधार पर मरुस्थल जो है उसकी स्थिति कहाँ है, स्थित कहाँ पे, कौन से क्षेत्र को कौन सा मरुस्थल कहा जाता है, इस हिसाब से इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार का है, तो दो प्रकार में कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो है महान मरुस्थल और दूसरा आता है इसमें लघु मरुस्थल। यदि इसमें एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो ये हो गई अरावली। ठीक है, अब देखिए इसमें जो यहाँ से लगा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ से लगा हुआ लगभग ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला आता है महान मरुस्थल। ठीक है, ये तो आ गया महान मरुस्थल। इसके अलावा यहाँ से देखा जाए तो कच्छ के रण से लेते हुए और लगभग इतना जाके ये बीकानेर तक, इधर साइड में बीकानेर तक, ये जो पूरा क्षेत्र आता है ये आता है लघु मरुस्थल में। ये दो तरह के ये मरुस्थल हो गए स्थिति के आधार पर। एक स्थिति हम देखते हैं इसकी जलवायु के आधार पर। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि मरुस्थल की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो महान मरुस्थल और लघु मरुस्थल। सीमावर्ती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ हो गया महान मरुस्थल, उसके साइड में दूसरा जो हिस्सा बचा है मरुस्थल का ये हो जाता है लघु मरुस्थल, अरावली तक का। ठीक है, इसके बाद अगर स्थिति जलवायु के आधार पर देखें हम, समवर्षा रेखा, जलवायु में भी समवर्षा रेखा जो है, वर्षा रेखा के आधार पर मरुस्थल का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए मरुस्थल का निर्धारण अब हम देखते हैं वर्षा के आधार पर। थार मरुस्थल जलवायु के आधार पर। इसमें जलवायु में अभी क्या आएगा, समवर्षा रेखा के आधार पर। तो देखिए समवर्षा रेखा के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें दो प्रकार का आता है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब इसमें शुष्क मरुस्थल में देखा जाए तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो शुष्क मरुस्थल जो है उसमें होती है 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जैसे स्थिति अगर इसकी देखनी है हमको, तो ये जैसे राजस्थान का मैप हुआ लगभग, तो इसमें देखिए जो महान मरुस्थल है उस साइड के ये जो क्षेत्र है ये तो है शुष्क मरुस्थल।
और ये जो बचा ये है अर्धशुष्क इसमें वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर और इसमें होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें अगर जो अर्धशुष्क मरुस्थल है इसमें भी 4 हिस्से हैं। इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें 4 बेसिक क्षेत्र हैं। ये वाला कहलाता है घग्गर बेसिन। ABCD यहाँ लिख देता हूँ। देखो ए, अब इसमें ये जो घग्गर बेसिन है इसके नीचे में ये आ जाएगा, एक ये क्षेत्र आ जाएगा। तो देखिए ए तो हो गया, इसमें ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो जो ए है ये तो है घग्गर बेसिन। B जो आ जाएगा इसमें, B है इसमें शेखावाटी प्रभा क्षेत्र। शेखावाटी प्रभा क्षेत्र, आंतरिक प्रभा क्षेत्र, शेखावाटी आंतरिक प्रभा क्षेत्र। और C आ जाएगा इसमें नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ जाएगा इसमें D आ जाएगा इसमें लूनी बेसिन, या फिर इसको गौड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ये 4 आ जाएंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसको रिपीट कीजिएगा। ये जो नोट्स बनाए हैं इसकी PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं अपने। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना रिपीट कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आगे का पार्ट लेकर।